नमस्कार, न्यूज लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं अनिल शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और आपको रूबरू करवाते हैं। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज की बात करते हैं तो लगातार इस समय आपको बता दें कि मौसम का मिजाज जो है वो लगातार बदल चुका है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही ऐलान कर दिया गया था और यातायात जो है वो प्रभावित हो चुका है, क्योंकि सुचारू रूप की बात करते हैं जिस तरह से यातायात जो है सुचारू रूप से हमने देखा था कि किस तरह से जारी था। मगर इस वक्त आपको जानकारी दे दे कि मुगल रोड शहरा की बात करते हैं तो मुगल रोड पर इस समय जो है काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहां पर यातायात की बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो जब बर्फबारी होती है या फिर मौसम का मिजाज बदलता है तो उसी तरह से उसी अंदाज में जो है जो करवट जो है वो ली जाती है। और इसी वक्त आपको बता दें कि मुगल शहरा रोड की बात करते हैं, मुगल शहरा रोड के अंदर आप देखते हैं कि किस तरह से जो है जमीन की बात करते हैं और किस तरह से पहाड़ियों की बात करते हैं तो ये धसी है। और एक तस्वीर साफ तौर पर सुबह सवेरे देखने को मिली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, पीर पंजाल खिते की बात करते हैं या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग कश्मीर घाटी के जाने के रास्ते की बात करते हैं, जहां पर इस वक्त जो बड़ी जानकारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी जो है इस समय आकाश इस समय ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, अपडेट करिएगा। हमने सुबह भी देखा था कि ये जो इस समय लैंडस्लाइड देखने को मिली है, क्या लगता है कि इस समय प्रशासनिक तौर पर किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? क्योंकि यातायात की बात करते हैं, यहां से मुगल शहरा रोड की बात करते हैं, कश्मीर घाटी जाने का यह एक मार्ग है और यह नजदीकी मार्ग माना जाता है, क्योंकि मुगल शहरा रोड की बात करते हैं, यहां के आसपास के लोगों को किस तरह की राहत और देखने को मिल रही है? जी अनिल, मैं आपको बताता चलूं, ये जो है पीर पंजाल को जोड़ने वाली मशहूर सड़क मुगल शहरा चलते शाम से ही जो है एक बड़ी लैंडस्लाइड है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को जो है सस्पेंड कर दिया गया। वहीं बात करें आज की, तो आज भी जो है मौसम काफी खराब है और इस रोड को जो आमदोरफ्त के लिए कम से कम जो है 3 से 4 दिन लग सकते हैं, एज पर जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट। वहीं पे जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, उसमें ये कहा गया कि जिन जिन बच्चों का जो है श्रीनगर में एग्जाम है वो या रियासी या जम्मू श्रीनगर हाईवे से जो है श्रीनगर जा सकते हैं, क्योंकि जो है इस रोड को जो है एज पर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से बताया गया 1.5 से 2 दिन लग सकते हैं इस लैंडस्लाइड को क्लियर। वहीं पर आज की बात करें, आज जो है मौसम काफी खराब है इस वक्त। जी, तो क्या लगता है कि कितना समय लगेगा? क्योंकि जिस तरह से आप एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, आसपास के लोगों की बात करते हैं तो उनको किस तरह से राहत जो है वो प्रशासनिक तौर पर देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं स्कूली छात्रों की जिनकी एग्जाम्स है और आप कह रहे हैं कि उन्हें दूसरे मार्ग से जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि समय भी लगता है, क्योंकि बारिश का मौसम है, क्या लगता है कि वो छात्र समय पर पहुंच पाएंगे, उनका एग्जाम हो पाएगा? जी, उस हवाले से बात करें, देर शाम से ही जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से कह दिया गया था कि जिन जिन बच्चों का एग्जाम है वो जो है इसी वक्त जो है श्रीनगर जो है बाया जम्मू जा सकते हैं, क्योंकि ये रोड जो है इसमें जो एक बड़ा लैंडस्लाइड है। एज पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से जो ट्वीट में कहा गया उसमें 1.5 दिन के लिए बताया गया। वहीं पे बात करें मुगल रोड डिपार्टमेंट के एक्शन मुगल रोड से भी अभी हमारी बात हुई है, उनका कहना है 3 से 4 दिन लगे, क्योंकि आज भी मौसम काफी खराब है, काम की शुरुआत जो है नहीं हो सकती क्योंकि मौसम बहुत खराब है। इस वक्त मशीनरी उस इलाका में पहुंच चुकी है, लेकिन काम जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। जी अनिल। चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। तो आपने देखा कि आकाश मलिक जो है वो हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, हमारे साथी जो है लगातार ग्राउंड जीरो से जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और मौसम का मिजाज और इसी के साथ साथ यातायात की बात करते हैं। रोड काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि मुगल शहरा की बात करते हैं, जहां पर स्कूली छात्रों की बात करते हैं, वहां पर उनके एग्जाम्स भी हैं। उन्हें पुंछ की तरफ से अगर हम बात करते हैं, पुंछ प्रशासनिक तौर पर जो है उन्होंने पहले ऐलान कर दिया गया कि अगर आपके एग्जाम है तो आप जो है अलग रास्ते से तय कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, जिसको चलते 3 से 4 दिन लग सकते हैं इस रोड को जो है वो बेहतर बनाने को लेकर। प्रशासनिक तौर की बात करते हैं तो प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जो है अलर्ट हो चुका है कि राहत किस तरह से पहुंचानी है, उसको लेकर जो है लगातार कार्य किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर के साथ आपको रूबरू करवा देते हैं। उधमपुर की बात करते हैं, जहां पर दीपू कुमार के एक व्यक्ति की बात करते हैं, जहां पर कश्मीर घाटी में अपना काम कर रहा था और उसे किस तरह से उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और इस निर्मम हत्या के बाद आपको बता दें कि कल जिस तरह से हजूम वहां पर जुड़ा, जिस तरह से तमाम नेताओं गणों की बात करते हैं, तमाम लोगों की बात करते हैं, आस पड़ोस की बात करते हैं, तो जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया गया, ये कहीं ना कहीं एक काफी दुखदायक घड़ी है और पूरे परिवार के लिए दुखों का पहाड़
परिवार जो है वो टूट चुका है, क्योंकि एक ही मात्र सहारा था जो पूरे परिवार का गुजारा जो है वो चलता था और जिंदगी का गुजर बसर जो है वो किया जाता था। मगर उसी बीच अगर हम बात करते हैं, आपको बता दें कि आतंकी संगठन द्वारा जो है इस पूरी हत्या की जो है वो जिम्मेवारी जो है वो ली गई है और सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन द्वारा जो है एक पत्र जारी कर दिया जाता है। और इस आतंकी संगठन की बात करते हैं, ये आतंकी संगठन जो है कि कोई भी हत्या होती है या फिर बस हादसा होता है तो उसे अपनी जिम्मेदारी ठहराता है और ये कहता है कि हमने हत्या की है। और आपको बता दें कि इस थ्रेट लेटर में जो है एक धमकी भरा पत्र जो है वह जारी किया जाता है और आपको बता दें कि एक सिलेक्टिव टारगेट किलिंग की जाती है और खासकर हिंदू समाज को लेकर किस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर उनका भय बनाने की कोशिश की जा रहा है। और यह तस्वीर देखिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, इसमें साफ तौर पर आपको बता दें कि दिस इवनिंग आवर केट द सक्सेसफुल एलिमिनेट, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि नॉन लोकल हिंदू नेमली दीपू कुमार इसका नाम बताया गया है। और इसमें साफ तौर पर कश्मीरी पंडित समाज की बात करते हैं या फिर हिंदू समाज की बात करते हैं तो उसे कश्मीर घाटी में किस तरह से सिलेक्टेड टारगेट किया जा रहा है। हालांकि नॉन लोकल्स को धमकी दी जा रही है, यह लगातार एक बार फिर से कश्मीर घाटी में माहौल को जो है एक जो शांतिपूर्वक बना था उसे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पूरा देश इस हत्या को लेकर जो है वह निंदा कर रहा है, हालांकि एकजुट होने की बात कर रहा है और कश्मीरी पंडित समाज पूरा देश, हालांकि विश्व स्तर की बात करते हैं तो वहां से भी यह मांग उठती हुई नजर आ रही है कि अब आतंकवाद को कश्मीर घाटी से खत्म किया जाए। और लगातार कश्मीर घाटी से आतंकवाद को खत्म जरूर किया जा रहा है, क्योंकि आतंकवाद के नाक में जो है दम जो है वह हमारी जम्मू कश्मीर की प्रशासन और केंद्र सरकार ने जरूर किया है। क्योंकि हमारी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं तो लगातार उनकी कमर जो है वो तोड़ी जा रही है और उनके खिलाफ जो है कई सारी रणनीतियां जो है वो बनाई जा रही है और कई सारे ऑपरेशंस के तहत कई सारे आतंकी संगठन के जो कमांडर है उनके मुखियों को जो है वो ढेर भी किया है और कई सारे आतंकी संगठन जो उनके मददगार हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। और इससे ठीक पहले आपको याद होगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ साथ जो है राज्य की जांच एजेंसी जो है वो लगातार आतंकियों को शरण देने वाले जो समर्थक हैं उन पर भी नकेल कसते हुए नजर आ रही है। मगर उसी बीच एक बार फिर से कश्मीर घाटी के अमन चैन को और कश्मीर के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर से आतंकी संगठन द्वारा जो है वो धमकी दी जाती है और यह कहा जाता है कि सिलेक्टिव टारगेट जो है वो किया जाता है। और जिसमें आपको बता दें कि ये दीपू कुमार नामक व्यक्ति को जो है वो टारगेट किया गया है और इसमें साफ तौर पर जो है ये धमकी दी जाती है नॉन लोकल्स को जो कश्मीर घाटी में कुछ दिनों पहले भी दी जाती थी। मगर ये गीदड़ भरी धमकियां जो है अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और हमारी सेना और वहां के स्थानीय लोग मिलकर जो है इस गीदड़ धमकियों को जो है मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। और इसी बीच अगर हम बात करते हैं एक बार फिर से कश्मीर घाटी के माहौल को जो है वह खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से नॉन लोकल, हालांकि एक हिंदू समाज के व्यक्ति को जो है वह टारगेट किया गया है। ये जो उनका पार्थिव शरीर कल यहां पर उनके पैतृक गांव में पहुंचा और उन्हें नम आंखों से पूरे परिवार ने विदाई दी है। और क्या कुछ परिवारजनों का कहना है आइए वो भी सुनवाते हैं और जो पूरे देश से यहां पर एक संदेश आ रहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। राती 9 बजे फोन किया होनी ठीक ठाक है, समान खोल लैने ते करगले जाना ते पैसे भेजे मैं 3000 रुपया ते तू अक्खी बनाई ले अपनियां ते मैं करगले चली जाना समान खोल लैने असें। सवेरे सुनिया इत्थै इयो द'ऊं जागत हे घमाने ते ओह् अन्ना होया बेचारा ते मैं तां भलेआं बस करी गेदा उयो कमाने आह्ला किल्ला हा केह् मंगा उयो कमाने आह्ला किल्ला हा उयो ही निक्के निक्के बच्चे रोटी कपड़ा जो कुछ सब कुछ ओह्दे सिरै पर हट्टियां इसलै कट्ठा कट्ठ लक्ख 1.5 लक्ख रपेआ होना दोआर ही छड़ा ओह्दा दवाई बक्खरियां पठानकोटें दियां लेओनियां अक्खी सुट्टने ते पीड़ खड़ोई जंदी ते सिर रैंदा कोठी दिक्खो एह् कक्ख बी निं खर्चा कौन करगा असें कौन पालगा मैं दिहाड़ी लगनी उन्हीं दिहाड़ी लगनी ये बच्चे दिहाड़ी थोड़े लग सकते। और दुकान से होके आता हूँ तो मैं उनके साथ मैं खुद जाती थी। कल बट मैं नहीं गई उनके साथ, मैं कल बारिश लगी थी थोड़ी थोड़ी तो मैं नहीं गई और रात हो गई थी तो उन्होंने बोला तू रहने दे मैं खुद चला जाता हूँ।
तो जब वापसी में वहां से आने लगे तो मतलब गोलियों की आवाज आई, तो इन्होंने सोचा कि वहां पे पटाखे फूट रहे हैं। मतलब 4-5 गोलियों की आवाज आई उनकी। जितनी बार उनको गोली बजी उतनी बार उधर चलाने की आवाज आई। जब उनकी पहली आवाज आई चलाने की तो मैं बिस्तर में लेटी हुई थी, तो मैं उठ के गई बाहर। मैंने बोला कि मैंने बोला चलो हम देखते हैं, तो वहां से कोई नहीं गया। उन्होंने बोला कि हम नहीं, अगर जैसे पटाखे की आवाज है ऐसे कुछ ही नहीं, वो यहाँ पे गया बैठा होगा बंदों के पास। मैंने कहा नहीं, ये उनकी ही आवाज है ये। जब तीसरी दो गोलियां और बजी, 2-3 गोलियां और बजी उनको, फिर मैं भाग के गई भैया को लेके। तो वहां पे देखा तो ऐसे उनकी मतलब ऐसे पड़े हुए थे वहां पे वो, तब उनकी सांस चल रही थी वहां पे। तो जब मैंने उनको गोदी में उठाया तो उनकी सांस चल रही थी। जब वहां से एक बंदा आया वहां से स्कूटरी में, फिर वो ले गया उसको अस्पताल में। उन्होंने बोला कि यहाँ से जाओगे तुम्हें दूर पड़ेगा, इधर से पास में से पड़ेगा, हम यहाँ से ले जाते हैं उनको। मेला वाला कोई भी नहीं। फिर बाद में आए वो वहाँ पे, जब उनको ले गए फिर सब अस्पताल में गए थे रात को। ईद वहाँ पे ईद थी, वहाँ पे मतलब महीना पहले ईद थी वहाँ पे। तो ईद पे उस लड़के ने बोला था तेरे से मैं बदला लेके छोड़ूंगा। वो भी सर्कस में काम करता था? वो भी हाँ, मतलब ऐसे लोकल लड़का था वहाँ का वो। तो उसने बोला मतलब जो टिकट वगैरह है ना वो फाड़ता नहीं था, वो लेके ना ऐसे जेब में डाल के मतलब किसी को देता था, वो फ्री में आते थे। तो उसने ठेकेदार को बोला था कि भाई ये कि तुम टिकट ऐसे कर रहे हो तो झूले पे हमारे मत खड़े होना तुम। निहायत ही अफसोस से कहूँगा, कल जो हादसा हुआ जंगलात मंडी अनंतनाग में, एक बेगुनाह शख्स को मारा गया जो हमारी रियासत का नागरिक जिसका नाम दीपू है। जिस बेदर्दी से इसको मारा गया है, वो इंसानियत और इंसानों के दुश्मन और ये इस्लाम के दुश्मन हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। हम अब वक्त आ गया है, हम सबों को उठना चाहिए, इसके ऊपर हमने विरोध करना चाहिए कि अब कोई भी कत्ल यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आज भी हम नहीं उठेंगे तो हम सबों के लिए आने वाला वक्त खराब होगा है। शांति है, अमन है, गुंडागर्दी का ज़माना गया, दादागर्दी का ज़माना गया। इस वक्त यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से सही है, इसलिए हम सबों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें उठना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हम ऐसे लोगों को, ऐसे इंसानों को, और कश्मीरियों और जम्मू कश्मीर के लोगों को बचा सकते हैं। ये बहुत हो गया है, पिछले 30-35 साल से जुर्म बेगुनाही में लोग मारे जा रहे हैं जिनका कुछ नहीं। इसी दीपो जो जम्मू का, इसी की अगर हम बात करें तो एक यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आया था। इस बेचारे का कसूर क्या था? और बेकसूर नहक के लोगों को मारना क्या इस्लाम में जायज़ है? इस्लाम इजाज़त देता है? इसलिए मैं सबसे गुजारिश कर तो इस वक्त तस्वीर लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथी किशोर ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, अपडेट करिएगा कि क्या कुछ पूरे सूरत हाल है, परिवार को किस तरह से प्रशासनिक तौर पर राहत देखने को मिल रही है। हमने देखा कि कल तमाम बड़े नेता वहां पर भी पहुंचे हुए थे और परिवार इस समय सदमे में है। परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि परिवार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ मात्र एक ही सहारा था। जी किशोर, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए अनिल, जिस तरह से कल जो हम उस गांव के अंदर पहुंचे, हम खुद हैरान हो गए कि जो दीपू थे वही जो था वो घर का खर्चा चलाता था। लेकिन उस घर की हालत इस तरह की है अनिल, जिस तरह से उनके जो पिता हैं वो जो है वो चल नहीं सकते, जो आंखों से, उनका जो बड़ा भाई है वो आंखों से देख नहीं सकता। लेकिन बड़ी बात हमने उस गांव के अंदर ये देखी कि जो गांव के जो लोग हैं, जब वहां पे गांव के जो लोग पहुंचे, उनका पूरा घर के अंदर जो पूरा सामान था उसको लोगों किस तरह से वहां पे जो लोग आए थे, नेता वहां पे पहुंचे। लेकिन जिस तरह से उनकी बीवी भी वहां पे पहुंची, हमने उनसे भी बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो दीपू थे ये पानी लेने के लिए बाहर गए और 8 बजे के करीब जो थे दीपू ने अपने पिता से बात की थी, 3 से 4 हजार रुपया उनके लिए भेजा कि आप अपना आंखों का इलाज और जो बड़े भाई हैं उनका आंखों का इलाज कराएं, तो अगले महीने मैं घर आऊंगा, तो फिर उसके बाद जो है वो आपका भी इलाज कराऊंगा। लेकिन जब पत्नी से बात की, उन पत्नी की तरफ से ये कहा गया कि दीपू जो था वो दूध लेने के लिए बाहर गया था और जैसे ही गोलियों की आवाज वहां आती है तो लोगों से मैंने जरूर ये कहा कि वहां पे जो है वो गोलियों की आवाज आ रही है, मैं बाहर जाऊं। लेकिन लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे इस तरह का जो है वो माहौल आए दिन बनता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से दीपू को जो वहां पे निशाना बनाया गया और कहीं ना कहीं जिस तरह से अनिल G20 भी जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, वो सफल रहा, उसी की कहीं ना कहीं जो है वो बुखलाहट थी और उसी का नतीजा जो है वो एक बार जो है वो यहाँ के जो मजालता के ख्याल के रहने वाले दीपू थे उनको जो है वो निशाना बनाया। लेकिन
घर की भी हालत आप अगर तस्वीरों में देखें तो कहीं ना कहीं दीपू उसी एक छत के नीचे रहता था। हमने ये भी देखा उसी के अंदर जो थे उनके माल मवेशी उसमें रखे हैं, उसी में उनका जो बड़े भाई हैं वो देख नहीं पाते हैं। लेकिन एक ही सारा जो था दीपू उनका घर का खर्चा चलाता था, कहीं ना कहीं उन पे जो है वो पहाड़ आके टूटा है। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं आतंक फ्रीडम फाइटर ने इनका जो है वो पूरा जिम्मेवारी ली है, लेकिन जिस तरह से हमने आरएस पठानिया से भी बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक वो भी कहीं ना कहीं इसकी निंदा करते हैं कि G20 सफल होने के बावजूद भी इस तरह की जो है वो बौखलाहट जो है वो आतंकियों को मैं देखने को मिली। चलिए किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ ही किशोर जो है वो अपडेट कर रहे थे, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर जो है और इसी के साथ साथ जो है तमाम जो नेतागण वहां पर पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पर इस हत्या को लेकर निंदा जरूर की है और दुख जरूर जाहिर किया है, मगर वहीं पर आतंकवाद और आतंक के समर्थकों पर जो है वह नकेल जरूर कसी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है पूरे देश भर से करना चाहेंगे, क्योंकि देश की बात करते हैं, देश की बेटियों की बात करते हैं। हालांकि किस तरह से देश की बेटियों के खिलाफ एक रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि लव जिहाद की बात करते हैं, जो लव जिहाद और धर्मांतरण की बात करते हैं, किस तरह से एक जो है भोली भाली लड़कियों को जो है बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और उसके बाद किस तरह से उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और जिस तरह से दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली और जम्मू की बात करें, जम्मू में आपने देखा था कि डॉक्टर सोमेदा जैसा एक मामला जो है वो पेश आया था, और इसी तरह से दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है। और देर रात को जहां पर आसपास के लोग जो है पूरी तरह से आसपास से गुजर रहे थे, मगर फिर भी किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस व्यक्ति को जो है पकड़ा जाए और उसे उस जो बच्ची थी उसे किस तरह से बचाया जाए। मगर किसी की व्यक्ति की जो है वो हिम्मत नहीं होती है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से 5 नहीं, लगभग 21 से 22 बार जो है उस बच्ची की जो है चाकू से गोदा जाता है। और उस दरिंदगी की बात करते हैं तो जब उसका पेट नहीं भरता तो उससे एक भारी पत्थर से उसके सर पर जो है वो वार कर देता है। तो कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए और पूरे देश को झकझोर देने वाला यह एक हादसा पेश आया है। और दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह से एक मामला जो है वो पेश आया था, क्योंकि आए दिन जो है पूरे भारत से इस तरह के कई सारे मामले निकल रहे हैं, जिसको लेकर अब अंकुश लगाने का समय आ चुका है। मगर वहीं पर हम आपको बताएंगे कि परिवारजनों का क्या कुछ कहना है। परिवार का यह साफ तौर पर कहना है कि सजाए मौत होनी चाहिए, मगर आए दिन जो है कई बड़े खुलासे नजर आ रहे हैं। हालांकि ये उनकी सहेली है, अपने आप को सहेली बताती है, मगर उसके बावजूद भी कई बड़े राज जो है वो अभी भी छिपे हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस जो है इस गुत्थी को लेकर सुलझाने को लेकर लगी हुई है। चलिए आइए परिवारजनों का क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं। फांसी चाहती हूँ उसकी, जैसे मेरी लड़की गई उसको भी जाना चाहिए। मैम मैं ये मांग कर रहा हूँ, जैसे उसने दरिंदे जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए मैम, ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। बस मैं तो यही कहूँगा कि शर्मिंदा है इस दौर के इंसान होकर। यहाँ ना मोहब्बत है, ना मरब्बत है, ढोंगी है, ड्रामेबाज है। और देखो ना उसने बच्ची को कैसे इमोशनल किया होगा, और इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है। इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है। बेटियां तो रौनक हो। कोई लालच की मांग नहीं, मुझे एक ही मांग, उसके बाद फांसी हो जाए। ये तो कितने दिन से आपके पास ही लड़की रह रही है? मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए काम के सिलसिले में, तो मैं अकेली थी दूर पर। वो मेरे पास ही ज़्यादा खुश रहती थी, इसलिए मेरे पास ही थी। क्यों? क्योंकि हम दोनों क्लोज फ्रेंड थे। क्या साथ पढ़े? नहीं पढ़े तो साथ में थे, लेकिन हम दोनों की ज़्यादा बनती थी, इस चक्कर में मेरे पास रहती थी। कल की क्या घटना हुई? कल की ये घटना थी सर, कल मेरे बेटे का बर्थडे था, तो ये तैयारी वैयारी कर रही थी, शॉपिंग करने गई थी कपड़े वपड़े लेने। तो ये ना मुझे बोलो जाती है दीदी मैं जा रही हूँ। कपड़े पहनने के बाद दोबारा नहा धो के मेरे पास आती है। उसके बाद ये दोबारा जाती है, फिर मुझे मिलती है बाज़ार में वो कपड़े लेती है मेरी बेटी के लिए। फिर वहाँ से सीधा कहती नहीं तो आप घर जाओ, मैं घर जा रही हूँ। तो भावना के पास जा रही हूँ, मतलब भावना नाम की दोस्त है हमारी, उनके पास गई थी वो। तो वहाँ से उसने यूँ बोला कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, टॉयलेट जा रही हूँ मैं वॉशरूम। उसके बाद से सर वो वापस नहीं आया। तो आप कौन है लड़का जिसने? साहिल नाम का लड़का है। साहिल नाम का। कितने दिन से इस लड़की से मिल सर रहा था? मेरी तो जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए।
उस लड़की से, लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी, करीब 3-4 साल से। 3-4 साल से जानती थी। आपको मालूम था इसका लड़की का 3-4 साल से? नहीं सर, उस टाइम तो यार मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई उसके बाद इसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। तो अगर दोस्ती थी तो इसने फिर चाकू? सर इनकी लड़ाई चल रही थी काफ़ी टाइम से। किस बात? बात ना कर रही थी। तो आपने कभी इनके माँ बाप को इतला की कि भाई ऐसा मामला है? नहीं, मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि ये मुझे मना कर रही थी। पहली बात, मेरे सामने कोई बात नहीं होती सर। नहीं, जब आप तो आपने देखा कि किस तरह से दरिंदगी की बात करते हैं तो ये एक जो है हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस जो है इस गुत्थी को सुलझाने को लेकर लगी हुई है। और साहिल जो एक दरिंदा है उसे किस तरह से लगातार उसकी सोच थी और एक लगातार खुलासे दर खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की कस्टडी में है और आए दिन जो है अपने बयानातों को बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जल्द जो है परिवार की यह मांग है कि सजाए मौत मिलनी चाहिए और पूरा देश ये मांग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब इंतजार करना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। चलिए, वक्त हो चुका है इजाजत लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।